नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 21 जो कि रुक्मणी प्रकाशन के बुक से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है जेन्युइन होते हैं और इसका जो है ये ग्रामीण विकास का होगा। इसमें 25 क्वेश्चन है जिसके बारे में देखेंगे और उससे संबंधित पॉइंट जितने भी बनेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं और वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा जो एग्जाम में आपको भरपूर तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, इसके पहले 20 प्रैक्टिस सेट हो चुका है जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप लोग जाकर वहाँ से चैनल पे से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा काम पसंद है या मेहनत हमें लगती है, आपको लगती है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। ठीक है, साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थारू जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है अधिक मदिरापान करने के कारण ये थारू कहलाते हैं। ऑप्शन बी है इनमें मंगोल प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। सी है ये बड़ी चोटी रखते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम थारुओं की बात करेंगे, थारू जनजाति की बात करेंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी पार्ट। इनमें से कोई थारुओं के बारे में कोई कथन क्या कहते हैं कि इनमें से असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है, तो वो है डी पार्ट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बाकी ये सभी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, अगर सत्य बताना होता तो फिर ये हो जाता डी पार्ट। तो इस तरीके से इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं, तो थारू जनजाति जो है अधिक मदिरापान करने के कारण इन्हें थारू कहा जाता है और इनमें जो है मंगोल प्रजाति के लक्षण भी पाए जाते हैं तथा ये बड़ी चोटी भी रखते हैं। तो इस तरीके से इसकी तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, तो डी पार्ट ही सही हो जाएगा। इस तरीके से थारू जनजाति की बात करें तो कहाँ कहाँ पर मतलब पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर ये निवास करते हैं, तो बिहार के चंपारण जिले में, उत्तराखंड के जो है नैनीताल, उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश में ये पाए जाते हैं। ये हिंदू धर्म मानते हैं और हिंदू के सभी त्यौहार मनाते हैं। थारू स्वयं को मूलतः सिसोदिया वंशीय राजपूत भी मानते हैं। सिसोदिया वंशीय राजपूत भी अपने आप को मानते हैं थारू। ठीक है, इसके बाद थारू अपना वंशानुक्रम जो है महिलाओं की ओर से खोजते हैं। थारू जनजाति की स्त्रियां धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त सभी घरेलू कामकाज संभालती हैं। थारुओं में स्त्रियों को संपत्ति पर विशेष अधिकार होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैसोहाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई, कहाँ से आरंभ किया गया ये बताना है। ऑप्शन में है आंवला में, ऑप्शन बी है झांसी में, ऑप्शन सी है गोरखपुर में या ऑप्शन डी है मुजफ्फरनगर है। तो अगर हम बात करें गैसोहाल की पायलट परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश के आंवला में जो कि आरंभ किया गया। आंसर इसका ए पार्ट सी हो जाएगा आंवला। आंवला कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है बरेली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आंवला स्थान है बरेली डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर जो है गैसोहाल की पायलट परियोजना जो है शुरुआत किया गया, आरंभ किया गया। ठीक है, गैसोहाल जो है पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण होता है। कृषि उत्पादों को किण्वित कर गैसोहाल बनाया जाता है। गैसोहाल के दहन से जो है पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO जो है गैस उत्सर्जन होता है, ये पेट्रोल की तुलना में कम होता है। इसमें जो है कम से कम 9% इथेनॉल होता है। ठीक है, और 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल के मिश्रण को ही गैसोहाल कहा जाता है। इस ईंधन प्रणाली में किसी भी संशोधन के बिना 2 पहिया अथवा 3 पहिया 4 पहिया वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ए पार्ट से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है या कौन सा जिला है ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बरेली जिला जो है दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र रहा है। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। दिया सिलाई का पहला कारखाना सन 1895 ईस्वी में जो है ये स्थापित किया गया था अहमदाबाद में। ठीक है, कहाँ पर पहला कारखाना खोला गया था, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। तो वहाँ पर पहला कारखाना जो है दिया सिलाई का स्थापित किया गया था। दिया सिलाई का कारखाना जो है 1909 में कलकत्ता में खोला गया था। लगभग 200 छोटे बड़े कारखाने इसमें काम कर रहे हैं अभी। दिया सिलाई प्रमुख कुटीर उद्योगों में से एक है जो पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा केरल राज्यों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ उद्योग केंद्र की बात करें तो सहारनपुर जो है वो कागज़ उद्योग के लिए फेमस है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के उद्योग के लिए फेमस है। मिर्ज़ापुर कालीन के लिए उद्योग के लिए फेमस है। कानपुर में चमड़ा उद्योग, अलीगढ़ का ताला फेमस है। ठीक है, मेरठ में खिलौने, ठीक है, मिट्टी के खिलौने और लकड़ी के काश्तकारी के साथ इस तरीके से इसमें फेमस है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ए पार्ट से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है जिला प्रशासन ये एक पुस्तक का नाम है और बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो भारत में जिला प्रशासन पुस्तक जो है उसके लेखक की बात करेंगे तो H.K. गोयल है। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा H.K. गोयल।
प्रशासन का नोडल जो है एजेंसी जिला होता है। जिला प्रशासन के प्रधान जिलाधिकारी होते हैं। प्रायः केंद्र या सरकार की योजनाएं भी नोडल एजेंसी जिला ही होता है। भारत का सबसे शीर्ष प्रशासक कैबिनेट सचिव कहलाता है। और पॉल एच एप्पली यूएसए के लोक प्रशासन के विद्वान थे। ठीक है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान से किया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दुग्ध विकास विभाग की स्थापना कब किया गया? दुग्ध विकास विभाग की स्थापना की बात करेंगे तो ये 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट सी हो जाएगा 1976। 1976 में दुग्ध विकास विभाग का स्थापना उत्तर प्रदेश में किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है ये राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। इसका मुख्यालय गुजरात के आनंद शहर में तथा क्षेत्रीय कार्यालय जो है देश के विभिन्न नगरों में फैले हुए हैं। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना जो हुआ था वो 1970 में हुआ था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, वहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, वर्गीज कुरियन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे जो विश्व के सबसे बड़े कृषि विकास कार्यक्रम यानी कि ऑपरेशन फ्लड के लिए मशहूर हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है भारत में। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को। ठीक है, संविधान दिवस मनाया जाता है, उसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। अब अगर हम बात करें अमूल ब्रांड किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है इसका। ठीक है, नंदनी ब्रांड जो है दूध का ये भी है, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित है। दूध सागर ब्रांड मेहसाणा गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो मिल्मा मिल्क, ठीक है, या सॉरी मदर डेयरी की बात करेंगे तो नोएडा यूपी में है। और मिल्मा मिल्क की बात करेंगे तो केरल में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है ये बताना है। तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल की बात करें तो ये नरौरा में है। ठीक है, नरौरा, आंसर डी इसका सही हो जाएगा, डी पार्ट। निचली गंगा नहर जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा में स्थित है, यानी नरौरा कहाँ पर है? बुलंदशहर में है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका निर्माण कब हुआ, कब कराया गया? तो 1872 में प्रारंभ हुआ था इसका निर्माण कार्य। ठीक है, और इस नहर से जो है बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज जिलों में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई से किया जाता है। इस नहर की 2 शाखाएं, एक है कानपुर शाखा और दूसरा है जो है इटावा शाखा। तो इसकी 2 शाखाएं भी हैं, ये भी आपको याद रखना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है गिरदावर जो है वे कानूनगो जिस व्यक्ति के अभिलेख का निरीक्षण करता है वह व्यक्ति कौन होता है? तो गिरदावर कानूनगो जो है वो पटवारी के अभिलेख का निरीक्षण करता है। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, पटवारी या लेखपाल। राजस्व विभाग में ग्राम का अधिकारी होता है। इसे विभिन्न स्थानों या अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि करनाम, शानबोगुरु, लेखपाल आदि नामों से भी इसे पुकारा जाता है, कहा जाता है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत जो है सर्वप्रथम शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में 2 फसली सिंचित कृषि जोत की अधिकतम सीमा कितनी है ये बताना है। ऑप्शन में है 5 हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 6 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 7.3 हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 8 हेक्टेयर। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के 2 फसली कृषि सिंचाई जोत तो ये जो है इसकी अधिकतम सीमा है 7.3 हेक्टेयर। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा 7.3 हेक्टेयर। एक वर्ष में बोई गई 2 फसल जैसे कि धान प्लस गेहूँ को 2 फसली कहा गया है। ठीक है, ये दोनों एक वर्ष के अंदर बोई जाती है। तो धान और गेहूँ जो धान प्लस गेहूँ जो हो जाएगा ये 2 फसली फसल कहा जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जोतों का आकार और जान लेते हैं। तो सीमांत जोत जो होता है वो 0.93 हेक्टेयर के पास होता है, यानी कि अगर हम बात करें सीमांत जोत तो वो 1 हेक्टेयर से कम होते हैं। ठीक है, लघु जोत की बात करें तो 1.4 हेक्टेयर के आसपास होता है। अर्ध मध्य जोत की बात करें तो 2.72 हेक्टेयर होता है। मध्य जोत की बात करें तो 5.52 हेक्टेयर के मध्य होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं बृहद जोत की तो 15 हेक्टेयर से अधिक होता है। ठीक है, 15.01 हेक्टेयर। तो ये कुछ बातें हो गई। अब हम देख लेते हैं फसल चक्र कुछ उत्तर प्रदेश में अपनाया जाता है, जैसे कि धान के साथ गेहूं अपनाया जाता है। ठीक है, और मक्का प्लस आलू प्लस प्याज ये फसल चक्र होता है। ठीक है, जिस खेत में मक्का बोया जाता है तो उसके बाद आलू बोते हैं, इसके बाद उसी में प्याज बोया जाता है। इसके बाद अगर मक्का बोया जाता है तो फिर आलू प्लस चना। ठीक है, ये फसल चक्र होता है।
और इसके बाद अगर ज्वार बोया जाए तो ज्वार के साथ अरहर बोया जाता है। तो ये कुछ फसल चक्र हो गए जो कि उत्तर प्रदेश में अपनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है किसके द्वारा होता है, तो वो होता है नलकूप के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, नलकूप के द्वारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होता है। ठीक है, कितना है, 70.8%। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिला, ये बताना है। तो भूमि सुधार कार्यक्रम जो था वो सर्वाधिक सफलता ये पश्चिम बंगाल में इसको मिला था। आंसर इसका जो है ए पार्ट सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। भूमि सुधार कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। भूमि सुधार अधिनियम जो 1950 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, इसमें जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य है उसको जो है इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सफलता मिली थी। ठीक है, तो ये कुछ बातें होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थापित है, ये बताना। बायोटेक पार्क की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और ये लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। तो यहाँ पे जो है बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, अपैरल पार्क की बात करें तो गाजियाबाद शहर में है। और प्लास्टिक सिटी की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, प्लास्टिक सिटी की बात करेंगे तो ये आपका पड़ता है कानपुर में। ठीक है, प्लास्टिक सिटी, चमड़ा उद्योग सब कानपुर में होता है। और दलहन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, कानपुर में है। इसके बाद लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करेंगे तो ये आपका उन्नाव, बंथरा उन्नाव में पड़ेगा। तो ये कुछ बातें होगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, कहाँ पर किया गया है ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में जो है मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो है विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किया गया, यानी कि SEZ इसको कहते हैं, SEZ। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। तो ये जो है विशिष्ट आर्थिक जोन है जो कि 4 जगहों पर स्थापित किया गया है। ठीक है, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। तो विशिष्ट आर्थिक जोन क्या होता है, तो जहां से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है, उसे जो है विशिष्ट आर्थिक जोन कहा जाता है। भारत पहला एशियाई देश है जिसने निर्यात को बढ़ाने के लिए 1965 में कांडला गुजरात में एक SEZ की स्थापना किया था। ठीक है, भारत में SEZ की संख्या इस समय 265 है, 265 है टोटल, जिनमें से लगभग 64% SEZ 5 राज्यों में, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है डी पार्ट से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग खूंखार व बलिष्ठ होते हैं। तो अगर हम खूंखार और बलिष्ठ की बात करेंगे तो वो जनजात है खरवार या खैरवार। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। खरवार जनजात जो सूर्यवंशी क्षत्रिय बताते हैं अपने आप को। खरवार जनजाति का संबंध त्रेता युग से जोड़ा जाता है। खरवार जनजात नागपुरी भाषा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना % उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कुल कृषि भूमि का देश में उत्तर प्रदेश में जो है 15% भूमि है। तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा 15%। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कुल कार्यशक्ति जनसंख्या 59.3% लोग कृषि कार्य करता है, जिसमें से 29% कृषक हैं। ठीक है, 29% क्या है, कृषक हैं। और 30.30% क्या है, 30.3% जो है कृषि श्रमिक हैं। ठीक है, कृषि श्रमिक हैं। तो ये भी आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश को वर्षा एवं मृदा के आधार पर 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में भी बांटा गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है भाई। तो अलीगढ़ की बात करेंगे तो अलीगढ़ में ताले प्रसिद्ध हैं। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, अलीगढ़ के ताले, यानी कि ताला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1870 में जो है, तो अलीगढ़ में जो है 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में एक स्थापित अंग्रेजी लॉक कंपनी थी। ठीक है, जिन्होंने ताले बनाती हैं। तो इसका आंसर जो है डी पार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां से कहां तक फैली हुई है, ये बताना है। तो जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार जो है सबसे लंबी सड़क की बात करेंगे, सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क की बात करेंगे, तो वो जो है यूपी गेट से लेकर गाजियाबाद में राजनगर विस्तार तक जो है ये फैला हुआ है। आंसर इसका बी पार्ट सी हो जाएगा। ठीक है, यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार तक जो है फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक क्या है, ये बताना है। तो अगर हम इसका बात करेंगे तो इसका है स्वांग। आंसर हो जाएगा स्वांग। ठीक है, स्वांग जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। ठीक है,
इसका मंचन भी नौटंकी की भांति ही किया जाता है। स्वांग जो है कलाकार विभिन्न वेशभूषा में स्वांग भरकर आपसी संवादों और गीतों के द्वारा लोगों का जो है क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। ठीक है, स्वांग जो है ऐतिहासिक पौराणिक चरित्र, लोक समाज में प्रसिद्ध चरित्र या देवी देवता के नकल में स्वयं का श्रृंगार करना, उसी के अनुसार वेशभूषण धारण करना और उसी के चरित्र विशेष के अनुसार अभिनय करना होता है। स्वांग जो है ये भारतीय भरतपुर की एक पुरानी लोक नाट्य कला है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय या गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। तो अगर हम बात करेंगे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ये जो है कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में, भोपाल में स्थित है। ठीक है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, और ये 1970 में इसकी स्थापना किया गया था भोपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है। ठीक है, भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान जो है अपना कानपुर में है। आंसर इसका कानपुर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ये जो है नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में कानपुर में भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है ये बताना है। तो पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को कौन सा प्रदेश अधिक जो है स्पर्श करता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। आंसर इसका ये पार्ट सही होगा। उत्तर प्रदेश जो है टोटल 9 राज्यों को स्पर्श करता है, उनमें से 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, अब वो कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। ठीक है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में नहीं है ये बताना। नहीं पर जरूर ध्यान देना है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायतकारी, सिंचपाल या बेयरफुट इंजीनियर। तो अगर हम बात करेंगे इसका आंसर की, तो सिंचपाल इसका हो जाएगा। सिंचपाल का कोई जरूरत नहीं है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में। ठीक है, यह योजना जो है कब शुरुआत किया गया था, तो इस योजना की शुरुआत हुई थी, अगर हम बात करें अधिनियमित कब किया गया था, तो 7 सितंबर 2005 को। ठीक है, अधिनियम लाया गया और 6 फरवरी 2006 को जो है ये लागू हो गया। 200 जिलों में लागू किया गया था। और इसमें क्या है, 100 दिनों की रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, इसमें जो केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना है, तो 90:10 के रेशियो में रहता है। ठीक है, इसमें 50% महिला श्रमिकों का स्थान दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ बातें होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के लक्ष्यों में क्या शामिल नहीं था ये बताना है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के लक्ष्यों में जो है 14 वर्ष की आयु तक की विद्यालय शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य करना ये शामिल नहीं था। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन जो है वो शामिल किया गया था। कौन कौन से, विवाह के समय लड़कियों की आयु 18 वर्ष से लड़कों की आयु 21 वर्ष करना, कुल प्रजनन दर को 2010 तक पुनर्स्थापित कर स्तर तक लाना, भारत की जनसंख्या को सन 2045 तक जो है स्थिर कर देना, ये सारी चीज़ें शामिल की थी। बाकी बी ऑप्शन इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो है उप संगठक है ये बताना है। तो अगर हम उप संगठक की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पुनरुत्पादक एवं बाल स्वास्थ्य ये भी है, जननी सुरक्षा योजना ये भी है, समग्र बाल उत्तरजीविता कार्यक्रम ये भी है। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का प्रतीक है। तो सामाजिक विकास के प्रतीक की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, सामाजिक विकास के प्रतीक में इसमें सभी आते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों की में बढ़ती भागीदारी, महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना सारा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव नहर का स्रोत कौन सी नदी है ये बताना है। तो गुड़गांव नहर का स्रोत की बात करेंगे तो वो है यमुना नदी। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, यमुना नदी। ठीक है, गुड़गांव नहर हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त नहर है। यह नहर जो यमुना नदी में उत्तर प्रदेश की ओखला से निकाली गई है। इसकी लंबाई कितनी है, 58 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका उद्देश्य, तो मानसून काल में अतिरिक्त जल का उपयोग सिंचाई तथा अन्य कार्यों में लाना होता है। अब लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं इस वीडियो की, एयर जो है वो मापन की इकाई है, इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है ये बताना है। तो एयर जो है ये क्षेत्रफल मापने की इकाई है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल मापने के लिए इसका प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अब क्षेत्रफल मापने की निम्न इकाइयाँ और है, वर्ग मीटर है जो एसआई व्युत्पन्न मात्रक है इसका,
एयर है जो ये 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है केयर। हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर बराबर ये 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। किलोमीटर है तो 1 वर्ग किलोमीटर बराबर होता है 10 लाख वर्ग किलोमीटर के, सॉरी 10 लाख वर्ग मीटर के, ठीक है। इसके बाद वर्ग फुट है तो ये 1 वर्ग फुट बराबर होता है 144 वर्ग इंच के, ठीक है। 144 वर्ग इंच के, 144 वर्ग इंच के 1 फुट बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद 1 वर्ग मील बराबर कितना होता है तो 640 एकड़ के बराबर होता है। 1 वर्ग गज के बराबर कितना होता है तो 9 वर्ग फीट के बराबर होता है। ये सब चीज़ें मापने के लिए जो क्षेत्रफल मापा जाता है इन सबसे। तो ये बातें हो गई 100 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जिसका डिस्कशन किया गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा जो है मेहनत या लगता है कि हमने मेहनत किया है, वीडियो अगर अच्छा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।